हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्लेटफॉर्म आरएस मंत्रा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनालॉजी, यानी कि समरूपता। इसके बारे में कुछ चीजों को देखेंगे। हाल फिलहाल में एग्जाम्स में एनालॉजी का जो पैटर्न है वो कुछ कुछ बदल करके आ रहा है, और उस बदले हुए पैटर्न से जो अपडेटेड पैटर्न आ रहा है आपको भी अपडेट होना पड़ेगा, जिससे कि और आने वाली परीक्षाओं में और आने वाले एग्जाम्स में आप किसी तरह की किसी परेशानी या दिक्कत से ना जूझें या ना परेशान हो। तो आज के सेशन में एनालॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस कराने जा रहा हूं। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए था, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और साथ ही मैं आप लोगों को ये सजेशन भी दूंगा कि मैथ्स और रीजनिंग इन दोनों सब्जेक्ट के लिए आप अपने जो कैलकुलेशन करने के स्किल्स हैं उनको थोड़ा सा इंप्रूव कर लीजिए। जैसे टेबल्स याद कर लीजिए, स्क्वायर्स याद कर लीजिए, क्यूब्स याद कर लीजिए, उनके आसपास की संख्याएं याद कर लीजिए। इसके अलावा आपका जो यूनिट डिजिट मेथड होता है उसको थोड़ा सा देख लीजिए। ऑप्शन हिटिंग मेथड्स होते हैं, इनको थोड़ा सा आप इंप्रूव करिए। अगर आप इन सब कामों को करेंगे और आप सीरियस कॉम्पिटिटिव एस्पायरेंट है तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं इस बात की कि जितनी देर में एक बहुत अच्छी तैयारी ना करने वाला बच्चा केवल क्वेश्चन सोच पा रहा होगा, इतनी देर में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में एनालॉजी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और बहुत ही बेस्ट और बेहतरीन अप्रोच के साथ करेंगे। यदि सेशन पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को बाकी लोगों के साथ शेयर भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, फिल्म अनुपात, फिल्म रेशियो डायरेक्टर, प्रपोर्शन इज टू ऑर्केस्ट्रा रेशियो क्या। तो यहां पर आप जानते हैं कि फिल्म का संबंध हमें ढूंढना है पहले किससे, डायरेक्टर से, और वही संबंध हमारा ऑर्केस्ट्रा का किससे होगा। पहले आप समझिएगा कि फिल्म का डायरेक्टर से क्या संबंध है। फिल्म में काम करने वाले कोई भी एक्टर हो या एक्ट्रेसेस हो, आप जानते हैं उनको दिशा निर्देश करने का काम, उनको निर्देशित करने का काम, उनको ये बताना कि कौन सा काम कैसे करना है, कौन सा सीन कैसे परफॉर्म करना है, ये सब काम कौन करता है, डायरेक्टर करता है। वैसे ही ऑर्केस्ट्रा, आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनको लेकर के आपका बहुत सारे लोग बैठे हैं और उनके बीच में एक व्यक्ति खड़ा होता है जो कि कई बार अपने हाथ में एक स्टिक भी रखता है और अपने जेस्चर्स से, अपने जो आपका जो है इशारों की सहायता से उनको, म्यूजिशियंस को जो वहां पर बैठे हुए हैं उनको लिरिक्स समझा रहा होता है। लिरिक्स के हिसाब से अपना किस तरह से उनको अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने, कैसे आपस में सिंक बैठाना है या मिलाना है, ये सब चीजें वो दिखाता है तो या समझाता, समझाने की कोशिश करता है। तो उसी बंदे को जैसे हमारे पास फिल्म में निर्देशन करने का काम डायरेक्टर करता है, वैसे ही ऑर्केस्ट्रा में निर्देशन का काम जो करता है वो करता है हमारे पास कंडक्टर। अब आप कहेंगे सर बस में भी कंडक्टर होता है, लेकिन हाँ, ऑर्केस्ट्रा का जो आपका एक तरह से डायरेक्टर होता है वो भी कौन होता है हमारे पास, आपका कंडक्टर। और एक बात याद रखिएगा, फिल्म में ये बताना हो कि किस सीन को कैसे परफॉर्म करना है, क्या करना है, इस काम को करता है डायरेक्टर यानी कि निर्देशक। लेकिन फिल्म में, फिल्म को बनाने के लिए पैसा भी लगता है, उस पैसे को लगाने वाले को बोलते हैं प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर को हिंदी में बोलते हैं निर्माता। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, चमगादड़ का संबंध है कॉलोनी से, उसी तरह से शेर का संबंध होगा किससे। देखिए, चमगादड़ के समूह को कहा जाता है कॉलोनी, वैसे ही शेर के समूह को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है हर्ड। एक तो हमारे पास आपकी भेड़, एक हमारे पास आपकी बकरी, एक इसके अलावा हमारे पास हिरन, इन सबके समूह को हम हर्ड कहते हैं। जो म्यूजिशियंस होते हैं, जो म्यूजिशियंस होते हैं उनके समूह को कहा जाता है बैंड, और शेरों के समूह को कहा जाता है प्राइड। तो सही आंसर इसका होगा प्राइड। और चाम किसके समूह को कहते हैं, चाम कहते हैं हम आपका जो लोमड़ी, सुना है आपने लोमड़ी, लोमड़ी के समूह को हम क्या कहते हैं, चाम कहते हैं। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपका, नेक्स्ट वाला, NEUTSE का रिलेशन है इससे, तो आपको रिलेशन बताना है अगले वर्ड का किससे होगा। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनिएगा और कायदे से ध्यान से सुनना। देखो भाई, यहां पर इसका रिलेशन बनाया गया है इससे, और अगर मैं इसको देखूं तो यहां पर ये सारे के सारे अल्फाबेट देखो जरा, अगर इनकी वैल्यू लिख दूं, E की वैल्यू है 5, F की वैल्यू है 6, P की वैल्यू है 16, V की वैल्यू है 22, X की वैल्यू है 24 और Z की वैल्यू है 26। आप देख पा रहे होंगे सारी वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि आरोही क्रम में है।
और जब ये आरोही क्रम में, तो कुछ ना रिलेशन तो रहा ही होगा इसका आरोही क्रम से। तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ सारे अल्फाबेट चेक करूं तो सारे अल्फाबेट हमारे जो है थोड़ा सा व्यवस्थित क्रम में नहीं है। व्यवस्थित किसमें? जैसे कि यहाँ पर आपके बढ़ते क्रम में आ रहे हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, पहले मैं इसको व्यवस्थित क्रम में लिख लेता हूं। मुझे बताइए सबसे पहले छोटा अल्फाबेट क्या है? आप कहेंगे सर सबसे छोटा अल्फाबेट है इसमें ई, और वो भी कितनी बार है? 2 बार। ई से बड़ा अल्फाबेट क्या है? आप कहेंगे सर ई से बड़ा अल्फाबेट है एन। एन से बड़ा अल्फाबेट इसमें हमारे पास क्या है? एस है। एस से बड़ा क्या है? टी है। और टी से बड़ा क्या है? यू है। अब इसके लिए हमारे पास जो कोड आ रखा है वो आ रखा है ई, इसके अलावा है आपका एफ, फिर हमारे पास है पी, फिर हमारे पास है वी, फिर हमारे पास है एक्स, और लास्ट में हमारे पास है जेड। अगर मैं इसका रिलेशन अब इससे फाइंड आउट करूं तो ई से ई आया तो मैं कह सकता हूं यहां पर हुआ +0। यहां पर ई से एफ आया तो मैं कह सकता हूं यहां पर हुआ +1। एन से पी 14 से 16 तो इसका मतलब है +2। एस से वी यानी कि आपका यहां पर हुआ +3। टी से एक्स 20 से 24 यानी कि +4 हुआ, और 21 से 26 यानी कि +5 हुआ। तो सबसे पहले हमने इन अल्फाबेट्स को असेंडिंग ऑर्डर में सेट किया, और उसके बाद इस तरह से आपका इनको डिफरेंस को हमने बढ़ा दिया 0 1 2 3 4 और 5। अब यहां पर क्या करेंगे? पहले आप इसमें सबसे छोटा अल्फाबेट देखो क्या है। सबसे छोटा अल्फाबेट इसमें आपको नजर आ रहा होगा कौन सा? आर, है ना भाई? आर। तो आर को लिखेंगे सबसे पहले और उसमें प्लस करेंगे 0। जब आर में आप +0 करोगे तो आर आएगा। तो यहां पर देखो 2 ऑप्शन है हमारे पास जो कि आर से शुरू हो रहे हैं, ये वाला और ये वाला। अब एक काम करो, देखो यहां पर आर के बाद टी है और यहां पर टी है, क्योंकि इसका आंसर या तो बी ऑप्शन होगा या इसका आंसर डी ऑप्शन होगा। आर के बाद दोनों ही जगह टी है, तो टी को चेक मत करो आप, यानी कि ऐसे मान के चलो आर भी हमने चेक कर लिया और एस भी हमने चेक कर लिया। अब बोलिए एस के बाद अगला अल्फाबेट क्या आएगा? एस के बाद अगला अल्फाबेट है हमारे पास आपका टी, क्योंकि एस से बड़ा अल्फाबेट कौन सा है इन 6 के 6 में? आपका टी। तो पहले तो 0 प्लस होगा, फिर 1 प्लस होगा, अब के कितना प्लस होगा? 2, और टी की वैल्यू है 20, और 20 में यदि आप 2 प्लस करेंगे तो 22 होगा, और 22 वैल्यू होती है वी की। तो आर टी के बाद आपका वी आना चाहिए, ये डी ऑप्शन में दे रखा है, और मैं इसका आंसर दे दूंगा डी ऑप्शन। आई होप क्लियर हो गई होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। अब जरा इस, अगर लास्ट क्वेश्चन आपने ध्यान से समझा था तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, बहुत कायदे में है ना, चीजों को बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए। देखो z की वैल्यू कितनी भाई? z की वैल्यू है 26, u की वैल्यू कितनी? 21, m की वैल्यू कितनी? 13, f की वैल्यू कितनी? 6, और b की वैल्यू कितनी? 2। पहले 26, 21, 13, 6 और 2 आप देख पा रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर फॉलो हो रहा था, इसमें हो रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि अवरोही क्रम, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर LATYE है, अगर मैं इसको अवरोही क्रम में सेट करूं तो बोलो सबसे पहले क्या आएगा? y। सबसे बड़ा है y, y से छोटा क्या है? y से छोटा है t, t से छोटा क्या है? l, l से छोटा क्या है? e, और e से छोटा क्या है? a। बोलो क्लियर है? और इसका कोड दे रखा है आपको यहां पर z, u, m, f और b, ये इसका कोड दे रखा है। तो क्या कोई लॉजिक क्लियर हो पा रहा है? हाँ हो रहा है। y से z आया, इसका मतलब है +1। 20 से 21 आया यानी कि आपका +1। L से M आया यानी कि +1। E से F आया +1। A से B आया और +1। तो इसका मतलब है आप इन्हें पहले अवरोही क्रम में सेट करिए और फिर +1 कर दीजिए। तो सबसे पहले ये बताओ, इसमें सबसे बड़ा अल्फाबेट सबसे पहले आएगा, क्योंकि अवरोही में सेट करना है, लिख के नहीं देखना, यही सॉल्व कर दो। यहां सबसे बड़ा अल्फाबेट है टी, तो टी में 1 प्लस कर दो, क्या आएगा? यू आएगा। और अगर आप पूरा ऑप्शन चेक करना चाहो तो करके देख लेना, आंसर फाइनली यही बनेगा, और मैं केवल पहले अल्फाबेट के बेस पर इस सवाल का आंसर सी दे दूंगा। बोलो क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? देखो एग्जाम में ये अप्रोच तो सेट करना ही है, मैं क्यों पूरा ऑप्शन चेक करूं? अगर मान लो एक से ज्यादा ऑप्शन यू से शुरू हो रहे होते तो मुझे हो सकता है और अल्फाबेट चेक करने पड़ते, लेकिन यहां पर एक ही ऑप्शन है जो कि यू से शुरू हो रहा है, तो मुझे फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर मेरे पास होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, ए बी सी। तो यहां पर देखो पढ़ने में कितना बढ़िया लग रहा है, ए बी सी, फिर होता एच आई जे, लेकिन एच के बाद आई नहीं है,
तो मुझे बताओ ए की वैल्यू कितनी है। ए की वैल्यू होती है 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, एच की वैल्यू 8, इसकी वैल्यू 10। मुझे बताओ 1 और 2 को जोड़कर कितना बनेगा भाई, 3 बनेगा। तो बोलो 8 और 10 को जोड़कर कितना बनेगा, आप कहोगे सर 18 बनेगा। और 18 किसकी वैल्यू होती है, आर की होती है। तो आंसर हमारे पास होगा डी ऑप्शन। आई होप चीजें क्लियर हो पा रही होंगी। नेक्स्ट देखिएगा, वैल्यू याद हो आपको टिप्स पर। जी की वैल्यू 7, पी की वैल्यू 16, एन की वैल्यू 14, एच की वैल्यू 8। बोलो जल्दी से, ये 7 का सीधा आपको डबल दिखाई दे रहा होगा, 7 दूनी 14, और ये 16 का जस्ट हाफ दिखाई दे पा रहा होगा। हाफ का मतलब है डिवाइड बाई 2 या इंटू 1/2, एक ही बात है ना। तो 7 दूनी 14 और 16 का आधा करा तो 8। तो यहां पर है ई का मतलब है 5, टी का मतलब है 20। इसका तो हो जाएगा डबल, इसका तो हो जाएगा डबल, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा भाई साहब हाफ। क्या हो जाएगा, हाफ। तो बोलो 5 दूनी कितना 10, और 20 का आधा कितना 10। तो बोलो जल्दी से क्या क्या आंसर आ जाएंगे, आप कहेंगे सर आंसर आएगा जे जे। तो आंसर हमारे पास होगा ए ऑप्शन। क्लियर बात है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, अभी तक हमारे अल्फाबेट पर बात चल रही थी, अब कुछ वैल्यूज आ गई हैं। जैसे 7:25, इन दोनों के बीच में सेम रिलेशन होगा, इन दोनों के बीच में सेम रिलेशन होगा। उसी रिलेशन पे आपको ये वाला पेयर बताना है। 7 और 25 का क्या रिलेशन है भाई, मुझे एक बात बताओ। 7 और 25 में ये एक रिलेशन आपको नजर आएगा। आप एक तो ये कह सकते हैं जी 7 या 21 होगा, 4 जोड़ दो 25 हो गया। एक ये कह सकते हो 7 चौक 28 होगा, 3 घटा दो तो 25 होगा। लेकिन क्या ये लॉजिक आगे भी लग पा रहा है, आंसर इज नो, आगे नहीं लग पा रहा है। तो एक काम कर सकते हैं, ये 25 हमारे पास 5 का परफेक्ट स्क्वायर भी तो होता है, ये बात भी तो पता है आपको। 5 का पूर्ण वर्ग होता है 25, और इस 7 से ये 5 कैसे बन सकता है, आप कहोगे सर -2 करके बन सकता है। अगर इस नंबर में से 2 घटा दो तो 5 आ गया, और फिर इसका स्क्वायर कर दो। तो 7 - 2 5, और 5 का स्क्वायर 25। 4 - 2, 4 - 2 तो कितना आएगा 2, और 2 का स्क्वायर होगा 4। पहले नंबर में से 2 घटा दीजिए, बचे हुए नंबर का स्क्वायर कर दीजिए, सिंपल बात है। तो यहां पर 3 में से 2 घटाओगे 1 बचेगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट, 8:128, 6 अनुपात क्या 11:242। अगर आपको जो है सीधे सीधे टेबल थोड़े से याद है, स्क्वायर क्यूब याद है, तो आराम से पकड़ पाओगे। देखो, क्या ये 11 का सीधा 22 गुना है या नहीं है, बताओ जल्दी से आप। भैया 11 दूनी 22 का 2, 11 दूनी 22 और 2 24, और 11 का स्क्वायर होता है 121, और 121 का डबल होता है 242। बोलो समझ आ रहा है, चाहे स्क्वायर के पैटर्न से कर दो आप, दोनों से हो जाएगा। 11 का डबल है 22, तो बोलो 8 का डबल कितना, आप कहोगे सर 16। तो जो पहला नंबर है उसका डबल लो और इसकी मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो 16 अट्ठे 128, 11 22 यम 242। तो बोलो 6 का डबल कितना, 6 का डबल होता है 12। तो 12 छक्के कितना, आंसर आएगा 72। आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। इसमें पेयर देखिएगा, पहले पेयर में 5, 98 और 9 है। इनको तीनों में आपस में रिलेशन में ढूंढना है, और 10, 168 और 14 का आपस में रिलेशन देखना है। तो भाई देखो, पहले वाले सेट में जो लॉजिक होगा सेकंड वाले में भी वही लॉजिक चलेगा। यहां पर है 5, यहां पर है 9, मैंने यही दो क्यों अंडरलाइन किए हैं। आप मुझे एक बात बताओ ना भाई, ये दो छोटे नंबर है, बीच का बड़ा नंबर है, तो मुझे 5 और 9 से कुछ भी करके कैसे भी करके 98 बनाना है। पहला लॉजिक तो यही जाएगा ना भाई दिमाग में, दोनों को जोड़ के 98 नहीं बनेगा, दोनों की मल्टीप्लाई करके 98 नहीं बनेगा, दोनों के स्क्वायर करके भी 98 नहीं बनेगा। लेकिन एक बात मुझे समझ में आ पा रही है कि अगर मैं 5 और 9 को जोड़ दूं तो ये आएगा मेरे पास 14, और 14 का 7 गुना होता है मेरे पास एग्जैक्ट आपका 98। बोलो क्लियर हुआ। इसको लॉजिक को आगे लगा के देखते हैं। इसको और इसको जोड़ो, 10 और 14 कितना हो गया, 24 हो गया। और कितने की गुणा करी थी आपने, अरे याद है 7 की गुणा करी थी। करो 7 चौके 28, कैरी कितना 2, 7 दूनी 14 और 2 16, कितना आ गया 168। ये आ गया भाई साहब। तो इसका मतलब है बिल्कुल परफेक्ट है। अब चेक करो जल्दी से कौन से ऑप्शन में ऐसा होगा। पहले और लास्ट वाले को जोड़ो और 7 की गुणा कर दो। 7 और 23 होगा 30, और 30 सत्ते होता है 210।
यहां लिख रहा है 108, ये ऑप्शन तो कट गया। 15 और 19 ये हमारे पास होगा आपका 34, और 34 सत्ते जो होगा, 34 सत्ते ऑब्वियस बात है हमारे पास जो होगा वो 200 से ऊपर जाएगा। हाँ 200 से ऊपर ही जाएगा, ये भी 200 से ऊपर ही है। तो 34 सत्ते करके देख लेते हैं भाई। 7 चौके 28, 28 का 8, यूनिट डिजिट में 8 आएगा। 7 तिया 21 और 2 23, यानी कि हमारे पास 238 आएगा, जबकि ये 248 है, ये ऑप्शन भी कट गया। नेक्स्ट 3 और 1 4, और 4 में कितने की गुणा करनी है, 7 की। 4 सत्ते 28, सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है, तो आंसर होगा हमारे पास सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 7 और 165 है, 14 26 और 600 है। बहुत इजी सा सवाल दिख पा रहा होगा। ये दो छोटे नंबर है और ये हमारे ये भी दो छोटे नंबर है, और लास्ट वाला बड़ा नंबर है। बोलो क्लियर है? बोलो भाई 4 और 7 जोड़ के कितना होगा? आप कहोगे सर 11। ये 11 का कितना गुना है? आप कहोगे सर सीधा है 15 गुना। अरे इतना तो समझ में आता है। 11 धाम 110, 11 पंजे 55, तो कितना हो गया? 110 और 55 165 हो गया। 14 और 26 जोड़ के बताओ जल्दी से कितना होगा? 14 और 26 जोड़ करके हो गया हमारे पास आपका 40। होगा भाई 40? नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और इस 40 का कितना गुना कर दूं? यहां कितना गुना किया था? 15, तो ये 15 गुना करा हमने यहां पर, तो 15 चौके 60 यानी कि 600। तो भाई साहब पहले दो नंबर को जोड़ो और 15 गुना कर दो। सिंपल बात है, लॉजिक ये है। अब चेक कर लो, यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना, ऑप्शन को जल्दी कैसे चेक करते हैं इसमें जरा ध्यान से देखना। इसका यूनिट डिजिट है 3, इसका यूनिट डिजिट है 9, 9 और 3 जोड़ोगे तो 12, 12 में यूनिट डिजिट आएगा 2, और जब 2 में उस इकाई के अंक में इस 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पंजे आएगा 10, यानी कि यूनिट डिजिट में 0 आना चाहिए, यहां आ रहा है 7। ये ऑप्शन मैं यहीं पर छोड़ दूंगा। समझ में आ गया कि नहीं आया? अगर ना आया हो तो इसे दोबारा से थोड़ा सा वीडियो को रिवर्स करके दोबारा से देखिएगा। आगे चेक करो, ये 5 है, ये 9 है, 5 और 9 हुआ 14, 14 में यूनिट डिजिट है 4, और इस 4 की मल्टीप्लाई जब इस 5 में करूंगा तो 4 पंजे 20 बनेगा। फिर से मेरे पास यूनिट डिजिट 0 आएगा, यहां आ रहा है 5, ये ऑप्शन भी मैं छोड़ दूंगा। नेक्स्ट देखो 3 और 6 कितना हुआ? 9, और कितने की मल्टीप्लाई करनी है? 15 की, और 15 9 135 होते हैं, आंसर होगा मेरे पास सी। तो बड़े ऑप्शंस को पूरा चेक करने की जरूरत नहीं होती है, थोड़ा थोड़ा सा ऑप्शन ईटिंग मेथड है, यूनिट डिजिट है, इनकी हेल्प से आप उसको थोड़ा सा और जल्दी भी कर सकते हैं। बात क्लियर हुई? आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 6 12 228, 8 3 515। एक काम करो, यहां दिमाग मत लगाओ, यहां जल्दी लगा लोगे। मुझे बताओ 8 का क्यूब कितना होता है? आप कहोगे सर 512, 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512, और यदि इसके क्यूब में मैं आपका 3 और जोड़ दूं तो बताओ जल्दी से 515 बनेगा कि नहीं बनेगा? मैं वीडियो की शुरुआत में आपसे एक बात कह रहा था कि आपका स्क्वायर क्यूब ही याद करने आपके पर्याप्त नहीं है, आपको उनके आसपास की संख्याएं भी याद करनी पड़ेंगी। बात समझ पा रहे? देखो कितना बढ़िया लॉजिक मिला है। तो इसमें भी देख लो, 6 का क्यूब करो 216, और 216 में 12 जोड़ोगे तो 228, तो इसका मतलब है बिल्कुल परफेक्ट लॉजिक मिला है दोनों में। अब देखो जल्दी से, 3 का क्यूब कितना? 27, और 27 में 28 जोड़ोगे तो 55 आएगा, ये 56 आ रहा है, ये तो कट गया। नेक्स्ट 4 का क्यूब करो 64, और 64 में 18 जोड़ के कितना आएगा भाई? चलो जल्दी से, 64 प्लस 18, 8 4 12, 6 7 और 1 8, बिल्कुल नहीं, 6 और 1 7 और 1 8, 82। तो आंसर हमारे पास आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट है 5 60 70 9 108 और 126। ध्यान से देखो भाई, 5 का सीधा आपको 12 गुना दिखाई देगा, कितना? 60, और 9 का भी आपको 12 गुना दिखाई देगा 100, नहीं 5 का 12 गुना तो 60 था, 9 का 12 गुना 108 होगा। मैंने शायद यहां पर भी 108 बोल दिया, सॉरी। पहले वाली संख्या का 12 गुना है दूसरे वाली संख्या, पहली संख्या का 12 गुना है दूसरे वाली संख्या। क्लियर है? अब ये 60 से ही 70 कितना ज्यादा है? आप कहोगे सर 10 ज्यादा है, ये तो आपका इससे 10 ज्यादा है। और 108 से 126 कितना ज्यादा है? आप कहोगे सर 18 ज्यादा है। अब इन्हें कहां से लाएं हम? बहुत इजी है, ध्यान से देखना। इस 5 का डबल हुआ 10, इस 9 का डबल हुआ 18। कुछ समझ में आया? पहले वाले नंबर का पहले 12 गुना किया, और दूसरे नंबर में पहले वाले नंबर का दुगना हमने जोड़ दिया। बात क्लियर है?
तो पहले देखो कि पहले नंबर का 12 गुना किस किस में है। 8 का 12 गुना 84 होता है? बिल्कुल नहीं होता है। पहला ऑप्शन छोड़ दो आपका तुरंत, ऑप्शन ए हमारा यहां से हट गया। 6 का 12 मल्टीप्लाई 72 होता है, 4 में 12 की मल्टीप्लाई 48 होता है, और 7 में आपकी 12 की मल्टीप्लाई 84 होता है। तीन ऑप्शन में सेम कंडीशन लग रही है। अब चेक करो, यहां पर 72 में कितना जोड़ना चाहिए? पहले वाले नंबर का डबल। 6 का डबल होता है 12, 72 और 12 84 होता है, यहाँ 74 लिख रहा है, इसका मतलब है ये ऑप्शन कट गया। 4 का डबल होता है 8, 48 में 8 जोड़ के 56 आएगा, ये ऑप्शन भी कट गया। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो आंसर डी दे सकता हूं, लेकिन फिर भी चेक कर लेते। 84 में 7 का डबल जोड़ेगा, 84 में 7 का डबल जोड़ोगे तो 14, और 84 और 14 98 होते हैं, तो आंसर हमारे पास होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखो भाई, अगर आप ध्यान से देखें तो ये 6 का कितना गुना है? एग्जैक्ट तो मल्टीपल नहीं है, लेकिन 6 का ये आपको 12 गुना दिख रहा होगा। 12 छंग 72, लेकिन 74 है, तो चलो मैंने 2 और ऐड कर लिया। बात क्लियर है? अगर आप ये काम यहां ना कर पाओ तो यहां भी कर सकते हो, ये थोड़ा इजी नंबर लिखे हुए हैं। 5 का कितना गुना भाई? 10 गुना, 50, और 2 जोड़ करके हो गया 52। तो देखो भाई, जो पहला वाला नंबर है उसके दुगने की मल्टीप्लाई हो रही है। 6 है तो 12 है, 5 है तो इसका 10 है। बात क्लियर है? और दुगने की मल्टीप्लाई करके लास्ट में आपको 2 ही ऐड करना है। तो 9 का बोलो डबल कितना होगा? आप कहोगे सर 18। 18 90 कितना होता है? आप कहोगे 162, है ना? 162, और 162 में कितना जोड़ दो भाई? 2 जोड़ दो, कितना आएगा आंसर? 164 आएगा। तो सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, यानी कि 164। क्लियर बात है? नेक्स्ट, बस नेक्स्ट क्या, आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा था, ये मैंने आपको 12-14 क्वेश्चन कराए हैं। इसी तरह की और पैटर्न पर मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आता रहूंगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।